हमारी क्लास का शीर्षक रहने वाला है जैव भूगोल व पर्यावरण। अब दोस्तों जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, आपके पास में ये है क्या? कोशिकाओं से ऊतक बने हैं, ऊतकों से अंग बने, अंगों से शरीर बना है। उसी प्रकार कोई भी जीवित जीव है वो अपने आसपास के निर्जीव अजैविक घटक के साथ में भी रिएक्शन करता है, एक्शन करता है, परस्पर क्रिया करता है। कई गाय कई बकरियां पैदा हुई होगी, वो मरे भी होंगे। अब उनका तो कोई लास्ट फ्यूनरल होता नहीं है। सूर्य के प्रकाश से उत्पादक, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी की तरफ देखने को मिलता है। हर पोषी स्तर पे जैसे जैसे ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, 90% का लॉस हो रहा है, सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। उत्पादक जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए सूर्य के प्रकाश और पानी की उपस्थिति में क्या करता है? इस इकोसिस्टम में किस प्रकार के वन हैं, किस प्रकार के घास है, किस प्रकार की झाड़ियां है, वहां की जलवायु कैसी है। तो जैसे सपोज किसी बड़े से मोहल्ले को आपको नाम देना है, तो वहां पे मुख्य घर कैसे और वहां के नियम कैसे, उस आधार पे देते हैं यस और नो। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी। हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। आज दोस्तों हम संभव क्लास सीरीज के अंतर्गत 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल के अंदर, जहां हमारी क्लास का शीर्षक रहने वाला है जैव भूगोल व पर्यावरण। जैव भूगोल और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर आज हमारी कक्षा जो है उसका शीर्षक रहने वाला है। इस पे हम लोग अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो बायोम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके बायोजियोग्राफी के पॉइंटर्स हैं, बेसिक्स हैं, वह भी साथ साथ में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, अगर 2026, 27, 28 अगले 1, 2 या 3 वर्ष में आप यूपीएससी के टारगेट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो आप हमारे हिंदी, इंग्लिश या हिंग्लिश, प्रहार, टाइटन, संकल्प, पिनेकल या प्रारंभ बैच को एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे एनरोल कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक भी दे रखा है, आप जाकर के इन बैच के एफएक्यूज, एक्सेस और बैच के बारे में अधिक जानकारी वहां से ले सकते हैं। और डेमो क्लासेस भी आपको इन बैचेस की अवेलेबल करवा दी गई है दोस्तों। मूविंग फॉरवर्ड, आइए हमारे इन चैप्टर के ऊपर हम लोग दोस्तों बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास का जो आज का हेडिंग रहने वाला है दोस्तों, वो है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम लोग यहाँ पे शीर्षक दे रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। अब दोस्तों जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, आपके पास में ये है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति, जो हमारी पूरी टोटल नेचर है, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो प्रकृति है, उसकी एक क्रियात्मक इकाई के रूप में कहा जाता है। तो क्या है पारिस्थितिकी तंत्र? पारिस्थितिकी तंत्र हमारी प्रकृति की एक फंक्शनल, एक क्रियात्मक इकाई है। जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर में कोशिका है, वो मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट होती है। कोशिकाओं से ऊतक बने हैं, ऊतकों से अंग बने, अंगों से शरीर बना है। उसी प्रकार इकोसिस्टम से ही आपके पास में पूरा नेचर, पूरी प्रकृति बनी हुई है। तो कई अनेक इकोसिस्टम्स मिल करके आपकी नेचर, प्रकृति का निर्माण करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हुई? एक फंक्शनल, एक क्रियात्मक इकाई बन चुकी है। पर इस क्रियात्मक इकाई, इस पारिस्थितिकी तंत्र में होता क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत जो बायोटिक आपके पास में फैक्टर्स हो सकते हैं, जो जैविक घटक हो सकते हैं, और जो अजैविक, जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव है, जो अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जीवित चीजें, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। अजैविक में क्या क्या चीजें आ सकती है आपके पास में? जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, इत्यादि। तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से क्या करती हैं दोस्तों? इंटरैक्शन करती हैं, परस्पर क्रिया करती हैं। और साथ साथ में यह अपने पर्यावरण के साथ में भी क्या करते हैं दोस्तों? परस्पर प्रक्रिया करते हैं। जैविक और अजैविक घटक अपने परिवेश से, अपने पर्यावरण से भी क्या करते हैं? आसपास में प्रक्रिया करते हैं।
सो यहां पे आते आते आपको पता चला कि कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी जीवित जीव है, वो अपने आसपास के निर्जीव अजैविक घटक के साथ में भी रिएक्शन करता है, एक्शन करता है, परस्पर क्रिया करता है, और अपने इस वायुमंडल के साथ में, अपने इस स्थल मंडल के साथ में, इस मिट्टी के साथ में, सूर्य के प्रकाश के साथ में, है ना, आसपास की हवा के साथ, तापमान के साथ, गैसेस के साथ में भी उसका एक परस्पर क्रिया होती रहती है। तो क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अगर लिखना हो तो यह एक पारिस्थितिकी तंत्र जो कि प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, एक फंक्शनल यूनिट है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष में जैविक घटक अजैविक घटक के साथ में, एक दूसरे के साथ में और अपने पर्यावरण के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसकी सरल व्याख्या अगर मैं दूं आपके पास में, सोचिए कि आपका एक स्कूल है, स्कूल को एक इकोसिस्टम मान के चल लो। अब इस स्कूल में जैविक घटक क्या हो गए? आप छात्र जो जीवित है, आपके शिक्षक जो जीवित है, प्रिंसिपल जीवित है, चपरासी जीवित है, स्कूल के बगीचे में पौधे लगे हुए जीवित है, उसमें फूल लगे हुए जीवित है, तो ये सब हो गए जैविक घटक। अब स्कूल में अजैविक घटक भी तो है ना, स्कूल की इमारत पत्थर से, सीमेंट से जो बनी हुई है, बेंचेस जो लकड़ी से, लोहे से, स्टील से, एल्यूमिनियम से जो बनी हुई है, बेंचेस जो है आपके पास में, जो हवा आप लोग जो है कहीं न कहीं इस वायुमंडल से ले रहे हैं स्कूल के अंदर, है ना, जो पानी की टंकी से जो है पानी आपके टैप वाटर में आ रहा है, क्लासरूम का जो तापमान, ये सब अजैविक घटक है, ये सब निर्जीव घटक है। तो स्कूल तभी ठीक से कार्य करता है जब जैविक और अजैविक, जो जीवित और जो निर्जीव, यानी जो छात्र जीवित और जो निर्जीव यानी बेंच, और जो पानी निर्जीव और जो जीवित है जैसे कि शिक्षक, ये सब मिलकर के कार्य करें, इनमें एक परस्पर क्रिया हो, और इन सबके तालमेल से ही एक स्कूल का इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है बनता है और सही रूप से चल पाता है। तो यहाँ पे इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कुछ घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के क्या होते हैं दोस्तों? कुछ घटक होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। आइए हम उन घटक, उन कंपोनेंट्स के बारे में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा घटक हो सकता है दोस्तों आपके पास में? जैविक घटक। तदुपरांत यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास में अजैविक घटक भी देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जैविक घटक जो हैं, जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं, उसमें सबसे पहले कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों आपके पास में? उत्पादक आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। ये उत्पादक करते क्या है? जैसे कि हरे भरे पौधे, जैसे कि शैवाल, ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि रसोई का शेफ हो गया आपके पास में। तो यहाँ पे पौधे हो गए और शैवाल हो गए, ये क्या करते हैं दोस्तों आपके पास में? स्वपोषी हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफ्स इनको कहा जाता है, स्वपोषी इनको कहा जाता है। फिर इनके द्वारा बनाए गए भोजन को उपयोग करने वाले होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, है ना। तो कौन कौन है कंज्यूमर्स, कौन कौन है उपभोक्ता आपके पास में? जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जो पोषण के लिए, भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसमें भी तीन अलग अलग होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता। कंज्यूमर्स। सर अब इनका क्या काम होता है? कैसे, किसको प्राइमरी, प्राथमिक, किसको सेकेंडरी, द्वितीयक, किसको टर्सरी, तृतीयक कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? पेड़ पौधे जो स्वपोषी है, उन्होंने जो चीज बनाई है, जैसे फल है, फ्रूट है ना, तो ये उनको, जैसे घास फूस है, इनको खा करके जीवित रहे। जो पौधे को खाते हैं शाकाहारी होते हैं, है ना। ये तो क्या होंगे आपके पास में दोस्तों? ये होंगे
शाकाहारी जो कि हैं वेजिटेरियन, जो कि पेड़ पौधों से ही सीधा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होंगे दोस्तों? मांसाहारी। मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन, जो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को, सारे जो जीव होते हैं जो घास फूस खाते हैं, जो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं, तो ये किसको खा रहे होंगे? ये मांसाहारी जीव जो हैं ये इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा रहे होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता जो घास खाते हैं, जो पौधों से अपना भोजन लेते हैं, कौन कौन है? एग्जाम्पल करो, बकरी है, गाय है, भैंस है, हाँ? हिरण है, खरगोश है, ये उनको मार करके खाएंगे ये, ठीक है ना। और तृतीयक उपभोक्ता कौन हुआ? शीर्ष मांसाहारी है भैया ये तो, है ना, जो अन्य मांसाहारियों को खा जाते हैं। तो तृतीयक होंगे आपके पास में एपेक्स प्रेडेटर, शीर्ष मांसाहारी, है ना। इन मांसाहारी जीवों को भी यह आगे भक्षण कर जाते हैं, ये आगे खा जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे शेर है, चीता है, बाघ है इत्यादि। इसके भी आगे और कुछ चीज हो सकती है। तो उत्पादक और उपभोक्ता के अलावा भी कोई और कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं डीकंपोजर, जिसको कहते हैं हम लोग एक और नाम देते हैं इसको अपघटक। अब ये अपघटक क्या करेंगे दोस्तों? अपघटक का जो रोल है वो काफी अतरंगी है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फंगस है, कवक होते हैं, ये मृत जीवों को धीरे धीरे सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, है ना, एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे जीवाणु हैं, कई सारे कवक है। काम क्या होता है दोस्तों आपके पास में? जो मृत जीव है, मृत जीव कोई भी हो सकता है, मृत जीव प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई शीर्ष मांसाहारी, कोई पेड़ पौधा, शैवाल, कुछ भी हो सकता है। मृत जीवों को जो है यह अपघटित करता है, को डिकम्पोज करता है, अपघटित करके उसके पोषक तत्व हैं वापस मिट्टी में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है। सोचिए आप जिस एरिया में रह रहे हैं, उस शहर में, उस गांव के आसपास में जंगल होंगे, कई जीव जंतु भी रहे होंगे, कई पक्षी, कई पंछी, कई हिरण, कई शेर, कई कबूतर, कई चिड़िया वहां पे होंगे। हजारों सालों में कई चिड़ियाएं पैदा हुई होगी, कई शेर, कई गाय, कई बकरियां पैदा हुई होगी, वो मरे भी होंगे। अब उनका तो कोई लास्ट फ्यूनरल होता नहीं है ना, मरते हैं जंगल में, कहीं भी उनकी डेड बॉडी है। तो जो भक्षण कर रहा है मांसाहारी खा गया, बाद में जो कंकाल वगैरह बचा है, कुछ उसका जो मांस के लोथड़े वगैरह बचे होते हैं, उनके शरीर के जो रिमेन्स होते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया, उसके ऊपर फंगस लग के धीरे धीरे मृत जीव जो होता है उसको अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और चंद कुछ हफ्तों के अंदर ही पीछे कुछ नहीं मिलता, है ना, पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया जाता है। मतलब उसके जो पोषक तत्व थे वो वापस मिट्टी के अंदर ही अपघटित करके मिला दिए गए। तो ये सारे क्या है दोस्तों आपके पास में? जैविक घटक है। तो जैविक घटक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों आपके पास में? पहले है प्रोड्यूसर, उत्पादक, फिर है उपभोक्ता। उपभोक्ता के तीन चरण है, प्राथमिक हो गया शाकाहारी, द्वितीयक है मांसाहारी, और तृतीयक है शीर्ष शाकाहारी, और अंत में है आपके अपघटक। ये सभी जो है जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा घटक जो कि महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों अजैविक घटक। सर अब इस अजैविक घटक में क्या आएगा आपके पास में? जैसे कि सूर्य का तापमान, किसी भी क्षेत्र विशेष का तापमान आ गया इसके अंतर्गत। और क्या आएगी आपके पास में? कहीं बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वो हो गया आपके पास में, है ना। और सूर्य का प्रकाश इसमें आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और क्या चीजें हो सकती है? मिट्टी है, हवा है, जल है, मिट्टी, हवा, जल, ये सब जो है अजैविक घटक हैं दोस्तों। तो ये चीज यहां तक आपको अच्छे से खोपड़ी में बिठा लेनी है, याद रख लेनी है कि सर हमारे पास में पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैविक अजैविक घटकों का परस्पर क्रिया, वो परिवेश से, अपने पर्यावरण से, अपने एटमॉस्फेयर से भी, इनकी एनवायरनमेंट से भी क्रिया होती है। इसको जो है हम लोग एक कार्यात्मक इकाई कहते हैं,
जो नेचर का फॉर्मेशन करता है फ्यूचर में जाके। ये दो घटक जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी होती हैं। जैविक में उत्पादक उपभोक्ता अपघटक होते हैं, जबकि अजैविक में तापमान, वर्षा, प्रकाश, मिट्टी, हवा, जल इत्यादि जैसी चीजें होती। अब हमें यहाँ पे याद रखना है आपके पास में कि धीरे धीरे जो ऊर्जा का प्रवाह जो है वह कैसे होता है। इनमें भी इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का प्रवाह। और यह ऊर्जा का प्रवाह जो है दोस्तों वह काफी महत्वपूर्ण भी होता है। तो जनरली हम इसको 5 लेयर के ऊपर लेके चलते हैं। सबसे पहले, सबसे प्राइम, फिर है आपके पास में सेकेंडरी, फिर है इससे भी कम ऊर्जा वाला, फिर है इससे भी कम ऊर्जा वाला, फिर है इससे भी कम ऊर्जा वाला। तो आप सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है? कहां से मिलती है दोस्तों हमको? हाँ, और उसका यूज कौन कर पाते हैं? फिर उसको आगे कंज्यूम कौन कर जाते हैं सर? अब इनको भी आगे कौन कंज्यूम कर जाएगा सर? इसको भी आगे और कौन कंज्यूम कर जाएगा सर? सो यहाँ पे पूरी पृथ्वी पे ऊर्जा जो है ना आपके पास में, वह सबसे पहले किसी भी फॉर्मेट में आ रही है ना, वो सूर्य के प्रकाश से ही मिल रही है। तो जहां जहां पे सूर्य का प्रकाश है, वहां वहां पे क्या देखने को मिलेगा? प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलेगा। तो उससे क्या कर पाएंगे कि सर जो उत्पादक है, जो पेड़ पौधे हैं, जो शैवाल है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना भोजन बना पाएंगे, है ना। इससे भी अगर आप एक कदम ऊपर चले गए तो उत्पादक को, इन पेड़ पौधों को, इन घास फूस को खाएगा कौन? शाकाहारी, वेजिटेरियन। शाकाहारी को कौन खाएगा सर आपके पास में? सर अगर कोई जीव यहाँ शाकाहारी की भूमिका में है, इसको खाएगा तो एक मांसाहारी खाएगा। सर एक मांसाहारी है, इसको कौन खाएगा? मांसाहारी को जस्ट अभी हमने लिखा कि कंज्यूम करेगा एक शीर्ष मांसाहारी, एपेक्स प्रेडेटर, शीर्ष मांसाहारी। तो इस प्रकार हमारे पास में ऊर्जा का प्रवाह है ना, सूर्य के प्रकाश से उत्पादक, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी की तरफ देखने को मिलता है। वह इसी कारण हम इसे एक और संज्ञा का नाम देते हैं। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? इसे हम लोग एनर्जी पिरामिड का भी नाम दे देते हैं। वी आर कॉलिंग इट एज द एनर्जी पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड का भी इसको नाम दे देते हैं। समझ में आया? तो ये एक पिरामिड है, सबसे ज्यादा ऊर्जा सूर्य के प्रकाश में वो एब्जॉर्ब कर रहा है उत्पादक, उसमें ज्यादा, उससे कम ऊर्जा, उससे भी कम ऊर्जा शाकाहारी में, उससे भी कम ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है मांसाहारी में, शीर्ष मांसाहारी में उससे भी कम ऊर्जा ट्रांसफर हो पा रही। तो टोटल एक खाद्य श्रृंखला जो है, एक फूड चेन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपको एक खाद्य श्रृंखला का जो है वह अनुभव भी इसके साथ में हो जाना चाहिए दोस्तों, राइट। ये प्रोड्यूस, सूर्य के प्रकाश से क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूसर्स हैं, घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन बना रहे हैं। इसको एक ग्रास ऑफर है, टिड्डा है, ये खा रहा है। इस टिड्डे को एक जो है मेंढक खा रहा है, इस मेंढक को जो है एक सांप खा रहा है, सांप को चील खा रही है। जब चील मर जा रही है, लास्ट में जाके अपघटक जो है, फंगस जो है, बैक्टीरिया जो है, इस चील को भी डिकम्पोज कर रहे हैं। तो इससे एक पूरी खाद्य श्रृंखला बनती है। इससे पूरी की पूरी क्या बन जाती है दोस्तों? आपके पास में एक प्रॉपर फूड चेन कहता हूं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो पाता है दोस्तों आपके पास में। तो फूड चेन जो है आपके पास में वह यहाँ दिखाई गई है। ऐसी ही एक और फूड चेन आप लोग देख सकते हैं कि सर किसी डेजर्ट में, किसी मरुस्थल में क्या फूड चेन होगी? वहां पे घास फूस नहीं है, तो वहां पे क्या है? आपके कैक्टस है, मरुद्भिद वनस्पति है ना, कैक्टस वगैरह जो उगते हैं ना डेजर्ट्स में, है ना। इसको खाते कौन है? वहां के जो चूहे हैं। तो ये हो गए, ये तो उत्पादक हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। इनको कौन खा जाता है? ये बिच्छू वगैरह। तो ये बिच्छू अगर इस चूहे को डंक मार के खा जाएंगे तो ये क्या है? सेकेंडरी उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। इसको भी जो है सीड्स प्रेडेटर जो होता है, जैसे रेटल स्नेक वगैरह होता है, सांप वगैरह होता है, वो इसको खा जाते हैं। सांप मरेगा तो अब घटक जो है उसकी जो वापस क्या कर देंगे? उसको वापस सड़ा के, गला के वापस उसको मिट्टी के सपुर्द कर देंगे। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं, यहाँ पे फूड
चेन चलता है दोस्तों, ठीक है ना। घास के मैदान में ये देख सकते हैं, घास उगी हुई है, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, अपना भोजन खुद बनाया, इसको खा रहे हैं खरगोश इत्यादि। इससे ऊपर ये है सारे प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ये सब। इसको जो खा जा रहे हैं आपके पास में वो सांप इत्यादि, वो है द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी है। उसके ऊपर है आपके पास में चील जो कि तृतीयक उपभोक्ता है, यह मांसाहारी, सीड्स मांसाहारी इसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार यह इकोसिस्टम आपका फंक्शन करता है। इसके घटक के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम एक अच्छा सा नया सा शीर्षक लगाते हैं और इस शीर्षक में लिखते हैं कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के जो फंक्शन है दोस्तों, उस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, आपको भी तैयार करना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखते हैं। तो अगर इकोसिस्टम अच्छे से कार्य करेगा, है ना, तो पृथ्वी पर जीवन बना रहेगा, ठीक है। इसी श्रृंखला में हम कहते हैं ऊर्जा प्रवाह को सुनिश्चित करना, एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह को यह सुनिश्चित करता है। यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह। आप यहां पे इस डायग्राम को देखिए जो अभी हमने बनाया कि सर सर्वाधिक ऊर्जा जो है आपके पास में सूर्य के इस प्रकाश में देखने को मिल रही है ना। यहां से ऊर्जा उत्पादक में चली जा रही है, उत्पादक से शाकाहारी में जा रही है, मांसाहारी में जा रही है, वापस शाकाहारी में जा रही है। तो कहीं से भी ऊर्जा वापस रिटर्न यू डायरेक्शन में नहीं आ रही, है ना। ऊर्जा हमेशा एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल प्रवाह ही इसका जो है दोस्तों वह देखने को मिल रहा है आपके पास में। तो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, तो उपभोक्ताओं की ओर फिर अपघटक की ओर एक निश्चित दिशा में बदला जा रहा है। फिर एक है 10% लॉ, 10% लॉ है दोस्तों। ये 10% लॉ क्या कहता है कि ऊर्जा एक ट्रॉफिक स्तर, एक पोषी स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर, दूसरे पोषी स्तर पे जाती है तो ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले स्तर तक पहुंचता है, बाकी 90% ऊर्जा जो है वह ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार लेके चलिएगा कि जैसे सपोज अगर मैं यहां पे ये कह रहा हूं, ये वाला है क्या आपके पास में उत्पादक, ये आपका प्राइमरी उपभोक्ता जो कि शाकाहारी है, ये द्वितीयक है जो मांसाहारी है, ये तृतीयक है जो कि टॉप पे प्रीडेटर है ना, शीर्ष मांसाहारी है। अब हम कह रहे हैं कि सर अगर इस पैड के पास में 10,000 यूनिट ऊर्जा थी, तो जब उपभोक्ता जब शाकाहारी जीव इसे खाएंगे तो इसका 10% ही आगे जाएगा। 10% मतलब 10,000 का मात्र 1,000 यूनिट यह ग्रहण कर पाएगा, बाकी का 90% क्या है आपके पास में, 90% जो है वह लॉस हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट, उष्मा के रूप में, हीट के फॉर्म में इसका लॉसेस देखने को मिलता है। जब इससे भी हम लोग ऊपर बढ़ने की चेष्टा करें तो आपको उपभोक्ता से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो आपको प्राइमरी से ऊपर सेकेंडरी देखने को मिलेगा। तो यहां पे जाएंगे तो ये 1,000 का 10वां भाग यानी 100 यूनिट ही देखने को मिलेगा। यहां पे भी बाकी का जो 90% है उसका लॉस देखने को मिलेगा, वह ऊर्जा उष्मा के रूप में निकल जाएगी। यहाँ पे 10 यूनिट, ये 100 यूनिट की ऊर्जा जब सीड्स मांसाहारी इसको खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता जब खाएगा शिकार करके, तो यहाँ पे 10 यूनिट ही पहुंच जाएगी, बाकी की जो है 90% जो ऊर्जा है आपके पास में उसका हास हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा उष्मा के रूप में। तो ये 10% लॉ होता है कि ऊर्जा एक ही दिशा में जा रही है, यूनि डायरेक्शनल आपका जो है एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह है, और हर ट्रॉफिक स्तर, हर पोषक जो पोषी स्तर कहा जाता है, इसको ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है, 1 2 3 4, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, पहला पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा पोषी स्तर, चौथा पोषी स्तर। हर पोषी स्तर पे जैसे जैसे ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है 90% का लॉस हो रहा है, सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। 10% ऊर्जा अगले स्तर तक, पोषक स्तर तक पहुंचती है।
ठीक है, यह एक लॉ हो गया, ये एक फंक्शन हो गया इसका। और क्या फंक्शन है सर आपके पास में, यहां पे पोषक तत्वों का भी तो यह चक्रण करता है। पोषक तत्वों का भी यह जो है साइक्लिंग करता है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच में लगातार घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन चक्र हो गया आपके पास में, नाइट्रोजन चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया आपके पास में, फास्फोरस चक्र हो गया। तो उत्पादक जो हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए सूर्य के प्रकाश और पानी की उपस्थिति में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है, कार्बन होता है। वो पेड़ में, पत्ती में, फल में, फूल में रहेगा कार्बोहाइड्रेट। जब वह पेड़ गिर जाएगा, अपघटित हो जाएगा, वही कार्बन वापस मिट्टी में मिल जाएगा, वही कार्बन वापस वायुमंडल में मिल जाएगा, और वही कार्बन का, वही पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण देखने को मिलेगा। तो कार्बन चक्र जो है, जैसे कि पौधे वायुमंडल में CO2 लेते हैं, अपघटन के दौरान वही CO2 वापस रिलीज हो जाती है, वही पेड़ का डंठल, वही पेड़ के फल फ्रूट वापस जब अपघटित हो रहे होते, सड़ रहे होते, वही CO2 वापस वायुमंडल में मिल जाती है। तो यह चक्रण सुनिश्चित करता है कि संसाधन कभी समाप्त ना हो, है ना। इससे जो ये पोषक संसाधन है, पोषक तत्वों का संसाधन है, यह संसाधन कभी समाप्त नहीं होते। नहीं तो ऐसा होना चाहिए ना, आज से पृथ्वी के ऊपर देखो हजारों लाखों करोड़ों अरबों जीव बने होंगे कालांतर में, कई करोड़ों सालों में। हर जीव जीवता है जब तक वो पृथ्वी के आसपास से जैविक अजैविक घटकों से जो है संसाधन लेकर अपने पास रखता है। जैसे ही मरा, अपघटित होकर के वही संसाधन वायुमंडल में, जल मंडल में, स्थल मंडल में, मिट्टी में वापस विलीन कर देता है। यस और नो। हमारे भी देखिए, जब अंतिम यहाँ पे जो है संस्कार करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि श्रीमान का शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। तो वो पंच तत्वों में विलीन क्या, कि सर वापस जो तत्व थे वो वहां वहां चले गए, स्थल के अंदर, जल के अंदर, वायु के अंदर, अग्नि के अंदर, आकाश के अंदर। समझ में आई बात आपको, है। तो इकोसिस्टम भी क्या करता है आपके पास में, पोषक तत्वों की साइकिलिंग करता है, चक्रण करता है। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण संसाधन जो हैं वह कभी इसी कारण समाप्त नहीं होते हमारी पृथ्वी के ऊपर। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन की भी बात करता है कि इकोसिस्टम जो है ये वह प्रक्रिया भी देता है, समय के साथ साथ किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और अनुमानित परिवर्तन भी होता है। तो इकोसिस्टम क्या देता है, प्राथमिक सक्सेशन है, द्वितीयक सक्सेशन है, अनुक्रमण इसको कहा जाता है। कि उस क्षेत्र में शुरुआत हुआ तो उससे पहले कोई जीवन नहीं था, तो सबसे पहले कहीं भी जैसे ज्वालामुखी लावा फटा, लावा ठंडा हुआ, आग्नेय चट्टान, ये प्राइमरी सक्सेशन। द्वितीय क्या होगा कि उस लावा की चट्टान ठंडी होने के बाद उन आग्नेय चट्टानों के ऊपर जीवन शुरू होता है, कोई शैवाल शुरू हो गई, है ना, आपके पास में, है ना। तो उस क्षेत्र में शुरुआत होता है जहां पहले से जीवन था, लेकिन वह किसी कारण जैसे अंगल जंगल में आग लग गई और वहां पे फिर वापस जीवन जो है जीरो से शुरू हुआ। तो यहाँ पे समय के साथ साथ प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और अनुमानित परिवर्तन होता है। समय के साथ उस एरिया में रहने वाली प्रजातियों की संरचना में क्रमिक व अनुमानित परिवर्तन होता है। इसी चीज को हम एक शब्द लिखते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसी को ही अनुक्रमण कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने योग्य विषय हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं, भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। अब जब आपने सारे फंक्शंस को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, क्लास में नोट्स में लिख लिया, अब हम आते हैं जीवोम जो है बायोम्स के ऊपर आते हैं। बायोम्स को हिंदी में जीवोम भी लिखा जाता है। तो आइए हम इसके अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस क्लास का उसको लिखते हैं। इंग्लिश में लिखा जाता है बायोम्स, हिंदी में इसी चीज को लिखते हैं जीवोम। क्या है बायोम्स और जीवोम्स, और हमें यूपीएससी के लिए इसको पढ़ना, सीखना, समझना कितना अनन्य महत्वपूर्ण है, वह जानकारी में लेते हैं। देखिए, जीवोम है क्या, पहले इसको सिंपल शब्दों में समझिए कि पृथ्वी पर एक बड़ा सा क्षेत्रीय इकोसिस्टम है। एक रीजन में, एक क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र में इकोसिस्टम है जिसे
मुख्य रूप से उनकी वनस्पति के प्रकार क्या सर, इस इकोसिस्टम में किस प्रकार के वन हैं, किस प्रकार के घास है, किस प्रकार की झाड़ियां है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां तापमान वर्षा कैसा है, यानी जलवायु कैसी, इस आधार पे पहचाना जाए। तो अगर किसी इकोसिस्टम को, किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र को उस एरिया की वनस्पति और जलवायु के आधार पे पहचाना जाए तो इसे जीवोम कहा जाता है ना। तो किसी भी एरिया में बायोम कह दूं, जीवोम कह दूं, ये है क्या आपके पास में एक बहुत ही विशाल और विशिष्ट व विशाल पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब ये जो विशिष्ट व विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको मुख्य रूप से किस कारण पहचाना जा रहा है, जिसे उस क्षेत्र की जलवायु यानी तापमान और वर्षा, जलवायु व वनस्पति, वनस्पति मतलब कैसे वन है वहां पे और कैसे झाड़ियां हैं, घास है, कैसे है वृक्ष, पेड़ पौधे कैसे है वहां के, तो जलवायु व वनस्पति के आधार पर पहचाना जाता है। हम्म, आप जानते हो इसके बारे में, बताऊंगा अभी ना, आपको होगा ओके मेरे को तो पढ़ा हुआ है जीवो, बताओ मैं कैसे बताता हूँ। एक समान पेड़ पौधे होंगे किसी भी एरिया में, उसी प्रकृति के जानवर भी आसपास में देखने को मिलेंगे। तो एक समान पौधे, एक समान जानवरों के जीवन वाले कई छोटे पारिस्थितिकी तंत्रों का यह समूह होता है। तो इसको मैं दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूं कि एक समान पौधे व एक समान जानवरों के जीवन वाले पर्टिकुलर एरिया में कोई छोटा पारिस्थितिकी तंत्र का समूह हो। पारिस्थितिकी तंत्र का समूह है, ग्रुप है इकोसिस्टम का, तो उसे भी हम जीवोम कहते हैं आपके पास में। तो इसकी सरल व्याख्या थोड़ा सा समझिए, क्या है इसकी सरल व्याख्या। कल्पना कीजिए कि जीवोम एक बड़ा मोहल्ला है, बहुत ही बड़ा सा मोहल्ला है, बड़ी बिग कॉलोनी है एक, ठीक है। किसी मोहल्ले का नाम और पहचान उसके मुख्य प्रकार के घरों के ऊपर रखा जाता है ना। जैसे वहां पे स्वतंत्र मकान है क्या, वहां पे फ्लैट सिस्टम है क्या, जैसे फ्लैट सिस्टम है तो आपने कह दिया ममता अपार्टमेंट्स, अरिहंत अपार्टमेंट्स, मंगलम अपार्टमेंट्स, महिमा अपार्टमेंट्स, समझ में आया। अपार्टमेंट्स नाम लेते हो कि वहां पे एक फ्लैट सिस्टम का होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो किसी भी मोहल्ले का नाम और पहचान उस मोहल्ले में मुख्य प्रकार के घर कैसे, कोई स्वतंत्र घर बने हुए, इंडिपेंडेंट घर बने हुए हैं, या फिर कोई फ्लैट कल्चर है कि एक ही फ्लोर पे 3-4 फ्लैट बने हुए और ऐसे ऐसे 10-15 है ना फ्लोर की बिल्डिंग है। तो और उसकी पहचान मुख्य प्रकार के घरों के अलावा वहां के नियमों से भी होती है। वहां पे क्या नियम है, सबको कॉमन एरिया का मेंटेनेंस देना होगा, है ना, पार्किंग आपको जो डेजिग्नेटेड स्पॉट पे ही करना होगा। वैसे ही एक पर्टिकुलर पारिस्थितिकी तंत्र के भी नियम, यानी वहां की जलवायु, कैसा तापमान होगा, कितना प्रकाश मिलने वाला है, कैसे पेड़ पौधे होंगे, कैसी वनस्पति होगी, कितनी वर्षा होगी, ये उस एरिया के नियम हो गए। तो जैसे सपोज किसी बड़े से मोहल्ले को आपको नाम देना है, तो वहां पे मुख्य घर कैसे और वहां के नियम कैसे, उस आधार पे देते हैं, यस और नो। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी अगर किसी भी जीवों को, बायोम को अगर नाम देना है, तो हम जीवों को नाम देते वक्त ये देखते हैं कि वहां पे जलवायु कैसी है, वहां वनस्पति कैसी है। तो जीवों की पहचान मुख्य उधर की वनस्पति के ऊपर, कैसे ये एक जंगल है, ये एक जीवो में, ये एक घास का मैदान है, ये एक जीवो में, है ना। वहां के मौसम के ऊपर, बहुत ही ठंडा मौसम है या बहुत ही गर्म मौसम है, ज्यादा बारिश होती है, गीला एरिया है, या बारिश नहीं होती है तो शुष्क एरिया। तो इस प्रकार हम जीवों को परिभाषित व संदर्भित कर सकते हैं।
एग्जाम्पल दे दीजिए ना सर जीनोम का। तो अगर आप मैं बायोम का जीवोम का एक एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण समझिए, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन के वर्षावन, ये क्या है? ट्रॉपिकल रीजन में उष्णकटिबंधीय वन है ये, है ना। तो उष्णकटिबंधीय बायोम का एक एग्जांपल है। तो इसकी पहचान क्या होगी कि सर घने पेड़ पौधे होंगे, कैनोपी होगी, ऊंचाई पे जो है पेड़ होंगे, काफी भारी वर्षा होती होगी, घने और डार्क फॉरेस्ट होंगे आपके पास में। तो समझ में आ गया सर। तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास में हम लोग ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दक्षिणी अमेरिका के अमेजोन वर्षावन। ये अमेजोन वर्षावन है कहाँ दोस्तों? ये अमेजोन वर्षावन इक्वेटर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, समवेयर ओवर हियर, है ना। तो इस वाले क्षेत्र के आसपास में देखने को मिलता है। तो ये है कौन सा आपके पास में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत मिलने वाला जीवोम है आपके पास में, बायोम है। ओके बेटा, तो जीवोम क्या होता है वो हमने समझा कि उस एरिया के अंदर कौन सी वनस्पति, कैसे पेड़ है, कैसी वर्षा जलवायु है उस एरिया की, उस आधार पे हमने इसका नाम रख दिया। जैसे ये एक ट्रॉपिकल बायोम है, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट जिसको हम लोग यहाँ पे कह पा रहे हैं दोस्तों। इसके आगे जैसे हम लोग जीवोम में बढ़ते हैं तो जीवोम कई प्रकार के भी हो सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? तो यहाँ पे क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं बायोम्स की, जीनोम की, वो हम पढ़ते हैं। तो जीवोम जो है आपके पास में मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है आपके पास में स्थलीय, व दूसरा है आपके पास में जलीय। एक है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वेटिक। जो टेरेस्ट्रियल है, जो स्थलीय जीवोम है आपके पास में, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जो जमीन पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट कह सकते हैं, वन जीवोम हो सकता है। इसके अलावा घास के मैदान हो सकते हैं। व्हाट एल्स? अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डेजर्ट, मरुस्थल भी देखने को मिल सकता है, मरुस्थल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन। तो यहाँ पे इनकी मुख्य विशेषताएं होंगी फिर अलग अलग। जैसे कि अगर मैं चला जाता हूँ वन जीनोम में, तो सघन वृक्ष होंगे, पर्याप्त वर्षा होगी, ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पे सघन वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे मेरे को, पर्याप्त वर्षा होगी, है ना। ट्रॉपिकल रीजन में या टेम्परेट रीजन में, उष्ण कटिबंधीय में या शीतोष्ण वनों के अंतर्गत। घास के मैदान कहाँ होंगे? घास होगी वहां पे वृक्ष कम होते हैं, है ना, और बड़ी बड़ी घास होती है ना। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी घास होंगी और कम वर्षा होगी और कम वृक्ष पाए जाएंगे आपके पास में। एग्जाम्पल अगर पूछे, सवाना घास के मैदान, प्रेरीज के घास के मैदान, ये बायोम्स हो गए। मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत कम वर्षा, उच्च तापमान, और आपके पास में बहुत कम तापमान भी हो सकता है। तो मरुस्थल मतलब क्या हुआ आपके पास में? कम वर्षा, है ना। और तापमान क्या हो सकता है? उच्च तापमान है तो हॉट डेजर्ट हो गया, और बहुत ही कम तापमान है तो कोल्ड डेजर्ट हो गया, है ना। तो यह दो वेराइटीज अलग हो सकती है। जैसे सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, ये हॉट डेजर्ट है, उच्च तापमान और बहुत ही कम बारिश होती है। फिर है टुंड्रा, टुंड्रा जीवोम, टुंड्रा बायोम, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? नॉर्थ और साउथ पोल पे। बहुत ठंडा होता है, जमी हुई मिट्टी, परमाफ्रॉस्ट होती है, छोटी झाड़ियां और काई होती हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ पे काई होती है, यहाँ पे मिट्टी में भी जो पानी होता है वो जम जाता है। तो जमी हुई मिट्टी होती है जिसे परमाफ्रॉस्ट भी कहा जाता है दोस्तों आपके पास में। सो वन नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन व्हेन वी टॉक ऑफ द बायोम्स। तो मेजर टाइप्स ऑफ यहाँ पे टेरेस्ट्रियल बायोम्स के बारे में बताया।
इसके अलावा एक्वेटिक क्या हो सकते हैं? एक्वेटिक बायोम्स या जलीय जीवोम जो है आपके पास में, एक हो सकता है आपके पास में मीठे पानी का हो सकता है, जैसे कि आपके पास में कोई नदी है, झील है, तालाब है, तो ये क्या हो सकते हैं? कोई नदी, कोई झील, या कोई पॉन्ड, जिसको हम तालाब भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों? खारे पानी का जीवोम। खारे पानी का भी हो सकता है। सर खारा पानी का होता है, महासागरों में होता है, समुद्रों में होता है, एस्चुरीज ज्वर नदों में होता है, प्रवाल भित्तियों में होता है। खारा पानी कहाँ होगा आपके पास में दोस्तों? जैसे कि समुद्र, जैसे कि महासागर, जैसे कि खाड़ी, जैसे कि कोरल रीफ्स जो होती है, मूंगे की चट्टान जो होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ्स। और क्या होती है? और जो मैंग्रोव, मैंग्रोव करके जो वन होते हैं, है ना, ये भी खारे पानी के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे ज्वरनिध हो सकता है, एस्चुरीज भी हो सकती है, समुद्र का खारा पानी मीठे पानी से जहाँ मिल रहा हो वो भी हो सकता है। तो जीवों के बारे में पता होना है कि इनका जलवायु के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर संबंध होता है। उच्च तापमान वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता है, कम तापमान वाले टुंड्रा वाले क्षेत्र में कम सीमित वनस्पति है, तो कम जैव विविधता है। जहां बारिश ज्यादा है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, वहां पे वर्षा वन, लंबे लंबे वृक्ष, सघन वन है ना, वर्षा वन है आपके पास में। परंतु जहां बारिश बहुत ही कम है, जैसे कि मरुस्थल है ना, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है तो वो जरूर मरुस्थल को भी जन्म दे देगी। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी होंगे, यहाँ पे सवाना के घास के मैदान भी होंगे, यहाँ शीतोष्ण पर्णपाती वन भी होंगे, यहाँ मरुस्थल भी है, यहाँ टुंड्रा भी है, इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, और इस बायोम से आगे बढ़ते हुए हम लोग बायोडायवर्सिटी की तरफ कूच करते हैं। किसकी तरफ बात करते हैं दोस्तों? अब हमारा जो यह टॉपिक है, वह टॉपिक बढ़ चुका है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता की तरफ। कितने विविध जीव है ना, जैव विविधता, नंबर ऑफ स्पेसीज, उसको जैव विविधता कहा जाता है। किसी एरिया में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, नंबर ऑफ प्रजाति, उनकी संख्या नहीं, प्रजाति कितनी अलग अलग है, उसको जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है ना, बायोडायवर्सिटी। और जहां पे बहुत ही ज्यादा संख्या में पाया जाता है, उसी को ही हम लोग यहाँ पे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में कई बार बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट पढ़ा जाता है, तो आप लोगों को भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आज हम पढ़ाते हैं अच्छे से। जैव विविधता हॉटस्पॉट है क्या? पृथ्वी के वे क्षेत्र जहां जैव विविधता, यानी कितनी अलग अलग प्रजाति के पौधे, कितनी अलग अलग प्रजाति के जानवर है, पौधे और जानवरों की प्रजातियों की एक विशाल संख्या है, विविधता बहुत ही ज्यादा है। तो हॉटस्पॉट क्या हुए? पृथ्वी के वे क्षेत्र जहां जैव विविधता बहुत अधिक है। पृथ्वी के वे क्षेत्र जहां जैव विविधता बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है दोस्तों आपके पास में। लेकिन ये मानव गतिविधियों के कारण अभी धीरे धीरे खतरे में आ रहे हैं, है ना। हम जो काम कर रहे हैं, मानव गतिविधियों के कारण वहां संख्या कम हो रही है, ये खतरे में आ रहे हैं। और सिंपलेस्ट टर्म में कहूं, सरल शब्दों में कहूं, कल्पना कीजिए आपका घर एक पुस्तकालय है, उसमें बहुत सारी दुर्लभ और पुरानी पुस्तकें हैं। वैसे ही पूरी दुनिया है, इसमें बहुत सारी दुर्लभ और पुरानी प्रजातियां हैं। तो पुस्तकालय का वह कमरा जहां हजारों किताबें रखी हैं, वो जैव विविधता हॉटस्पॉट हो गया। अगर उस कमरे में आग लगा दी जाए, आग लगने का खतरा हो, हम लोगों ने लगा दी, हमारी गलती से लग गई, मानव खतरा है वो एक तरीके से, तो उससे बचाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट भी क्या हो गया आपके पास में? पृथ्वी के वह क्षेत्र, पृथ्वी एक पुस्तकालय है तो उसके वह कमरे
जहां अद्वितीय प्रजातियां, जहां पे यूनिक पुस्तकों को संरक्षित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हॉटस्पॉट्स भी क्या है? हॉटस्पॉट जहां पे यूनिक प्रजातियां हैं, अद्वितीय प्रजातियां, और उन अद्वितीय प्रजातियों को संरक्षित करना जरूरी है। हॉटस्पॉट्स मतलब क्या हो गया आपके पास में? जहां पे बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्वितीय कोई प्रजाति मिलती है पेड़ पौधों की, है ना, जीव जंतुओं की, पक्षियों की, और उन्हें संरक्षण देना बहुत ही जरूरी है, उन्हें संरक्षण करना जरूरी है। तो दुनिया में ऐसे स्थान जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है, मानव खतरे में भी है, उन्हें संरक्षण देना जरूरी है, तो उन्हें हम जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। तो एक क्षेत्र के हॉटस्पॉट बनने के लिए क्या क्या शर्त होती हैं, है ना? किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट्स कहलाने के लिए कई शर्तें जो हैं वो क्वालिफाई करना चाहिए। जैसे कि एक क्षेत्र में जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करूं मैं किसी भी एरिया को, उसके लिए दो शर्तें होती हैं, है ना? नॉर्मन मेयर्स ने इसको परिभाषित किया था। किसने किया था दोस्तों आपके पास में? नॉर्मन मेयर्स करके एक बायोडायवर्सिटी के स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने ये चीज कही कि सर दो शर्त अगर कोई भी स्थान पूरा करता है उसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर दो। बोले क्या? एंडेमिज्म और थ्रेट लेवल। एंडेमिज्म का मतलब क्या है आपके पास में दोस्तों? मतलब पहली शर्त क्या कहती है मेरे को? पहली शर्त कहती है स्थानिक प्रजाति की उच्च संख्या हो। स्थानिक प्रजाति की उच्च संख्या हो। एंडेमिक प्रजाति होती है, उसकी ज्यादा संख्या होती है, इसको एंडेमिज्म कहा जाता है ना? ये प्रजाति सिर्फ यहीं पाई जाती है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है तो वहीं पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती है तो सिर्फ वहीं पाई जाती है ना? भूटान में पाई जाती है तो सिर्फ वहीं पाई जाती है ना? लक्षद्वीप में पाई जाती है तो सिर्फ वहीं पाई जाती है। तब मैं उस एंडेमिक प्रजातियों की इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी ना, तब मैं किसी स्थान को हॉटस्पॉट कह सकता हूं, बशर्ते कि वह दूसरी शर्त भी पूरा करे। जैसे कि कितनी उच्च संख्या कितनी उच्च? 1000, 2000, 5000, 10000, 1500, 200, 300, कितनी? सर उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक संवहनीय पौधे होने चाहिए आपके पास में। कितना होने चाहिए? पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। 1500 स्थानिक संवहनीय, वेस्क्यूलर, जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं, संवहनीय पौधे हो, है ना? और क्या कहा आपके पास? स्थानिक का अर्थ क्या हुआ आपके पास? जो केवल उसी क्षेत्र में पाया जाए, है ना? स्थानिक प्रजाति क्या है? जो केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती है उसे स्थानिक प्रजाति कहा जाता है, एंडेमिक प्रजाति कहा जाता है। तो अगर किसी क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे इतनी 1500 प्रजातियां मिल रही हैं जो किसी दुनिया के किसी एरिया में और नहीं मिलती, तो अब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हुआ। तो ये पूरे पुस्तकालय का वो कमरा हो गया जहाँ पे अद्वितीय प्रजातियां मिलती हैं। इसको खतरा भी है दूसरे लोगों से, तो इसको संरक्षण देना, इसको हॉटस्पॉट बना दो आप, ठीक है? दूसरा शर्त क्या है? नॉर्मन मेयर्स क्या कहते हैं आपके पास में कि सर मेरी दूसरी शर्त क्या है किसी भी एरिया को जो है हॉटस्पॉट का स्थान दिलाने के लिए? विलुप्ति का खतरा। विलुप्ति का खतरा। अगर थ्रेट लेवल किसी भी स्पेसीज के लिए बना हुआ है, मानव के कारण, प्रमुखतः हमारी गतिविधियों के कारण थ्रेट लेवल है, बहुत ज्यादा है, उस क्षेत्र में मूल वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है। मूल वनस्पति का 70% हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है। तो सोचिए किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे मैं वेस्टर्न घाट की बात करता हूं, अगर ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैसे मैं हिमालय की बात करता हूं, ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये कह रहा है कि अगर उस क्षेत्र में पहले 100 प्रजातियां पाई जाती थी, 70 उसमें से गायब कर दी है, अब लास्ट 30% ही बची हुई है ना? तो मूल वनस्पति का 70% पहले से क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। जो पीछे बची हुई प्रजाति है उसमें है ये उसमें भी इतनी बड़ी संख्या के 1500 स्थानिक संवहनीय पौधे वहां के स्थानिक प्रजाति है, ये भी बचे हुए हैं। पहले तो हजारों की संख्या में थे जो यहाँ पे यूनिक पेड़ पौधे थे, वो सब धीरे धीरे मरते गए, सब नष्ट होते गए, प्रजातियां विलुप्त हो गई।
नष्ट हो गई। मूल वनस्पति की 70% प्रजातियां पहले ही नष्ट हो चुकी है, मतलब थ्रेट लेवल, मतलब विलुप्ति का खतरा ज्यादा है। तो जो कोई स्थान दुनिया भर में इन दो शर्तों को नॉर्मन मेयर्स के अकॉर्डिंग पूरा करता है, तो वो कहते हैं कि अब मैं इसे हॉटस्पॉट का दर्जा दे सकता हूं, जैव विविधता हॉटस्पॉट इसको मैं कह सकता हूं। पूरी दुनिया में ऐसे 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे एंडेमिज्म का और विलुप्ति का, एक्सटिंक्शन का, थ्रेट लेवल का खतरा बना हुआ है। भारत में कितने हैं दोस्तों? भारत के पास में, भारत जो है उसके पास में 6 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमारे पास में भी है, जहां पे एंडेमिज्म और एक्सटिंक्शन दोनों का खतरा बना हुआ। एंडेमिज्म है और एक्सटिंक्शन भी है। जैसे कि आपके पास में जो मेजर मेजर 6 नहीं है आपके पास में, 6 भारत के अंदर नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह एरिया आ जाएगा, हम 4 कहते हैं इसको। सबसे पहला हमारा सबसे नॉर्थ के अंदर जो है वह है हिमालय, वह है हिमालय। उसके बाद में आप दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। फिर आप इसके भी थोड़ा सा जैसे हिमालय के ऊपर की तरफ चले जाएंगे ना, तो उधर पूर्वांचल हिमालय की तरफ जो है इंडो बर्मा रीजन में जो है, इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन, ये वाला इंडो बर्मा क्षेत्र भी जो है आपके पास में, यहाँ भी उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में जो है, जो म्यांमार से हमारी सरहद लगती है, जहाँ पे आपकी जो ईस्टर्न हिमालयाज है, वहां पे भी आपकी बहुत ही ज्यादा संख्या में क्या है, माउंटेन्स के अंदर जीव देखने को मिलते हैं। तदुपरांत चौथा कौन सा हुआ सर? हमारा अंडमान निकोबार के आसपास वाला क्षेत्र, है ना, तो इसको सुंडालैंड कहा जाता है। चौथा जो है सुंडालैंड है। आपने नाम नहीं सुना होगा तो बता दूं, सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह पे स्थित आपका जो है ना, तो के पास वाला जो क्षेत्र है इसे सुंडालैंड कहा जाता है। तो पृथ्वी पे 36 है, भारत पे 4 है, ठीक है ना। इस बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की आपको मैं एक बार इमेजेस भी दिखा देता हूं। आई थिंक आई हैव द इमेज, या इट्स जस्ट हियर। अब देखिए पूरी दुनिया में जो ये येलो स्पॉट्स करके दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके पास में, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स है। भारत में कितने हैं? हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड। सुंडालैंड मतलब ये वो वाला क्षेत्र आ गया आपके पास में, इंडोनेशिया का भी जो आता है ना, जावा, सुमात्रा, सुंडा, एटसेट्रा। तो 4 तो भारत में भी आ रहे हैं ओवरऑल। बाकी और पूरी दुनिया के अंदर भी हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जगह, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, भारत, चीन, साउथ सेंट्रल चाइना में भी है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, मेडागास्कर भी है, पॉलिनेशिया के आसपास न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। कई जगह पे जहां पे एंडेमिज्म और खतरा दोनों बना हुआ है, प्रजातियां यूनिक भी हैं और 70% खत्म हो चुकी है, उनको बचाना, इस जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी है। अब ये जो जैव विविधता होती है दोस्तों, वह कई भिन्न भिन्न लेवल पे देखने को मिलती है, इनका स्तर होता है अलग अलग। तो हम लिखते हैं अगला टॉपिक, जैव विविधता के स्तर, द लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं दोस्तों आपके पास में? जैव विविधता के 3 स्तर हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो सकता है आपके पास में आनुवांशिक लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, आनुवांशिक जैव विविधता। दूसरा हो सकता है दोस्तों स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब हो गया प्रजाति लेवल पे, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से भिन्न है, ये प्रजाति विविधता हो गई। फिर एक एंटायरली जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा, इकोसिस्टम लेवल पे ही पारिस्थितिकी तंत्र के लेवल पे ही आपके पास में जैव विविधता देखने को मिल सकती है। जैसे कि आनुवंशिक जैव विविधता का क्या मतलब हुआ? आनुवंशिक जैव विविधता से यह प्राय है, अभिप्राय है कि एक ही प्रजाति के जीवों के बीच आनुवंशिक अंतर हो सकता है ना।
प्रजाति एक ही है, एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक अंतर हो सकता है। आप उदाहरण देना चाहेंगे, एग्जाम्पल देना चाहेंगे? सोचिए सोचिए, पेड़ पौधों में हो सकता है कई बार, जैसे कि चावल है, राइस है, यह एक प्रजाति है। इस राइस के अंदर अलग अलग प्रजाति, अलग अलग प्रकार की क्या है, किस्में पाई जाती हैं। तो चावल जो कि एक प्रजाति है, चावल की जो है कई सारी हजारों किस्में होती हैं। चावल की जो है हजारों किस्में होती हैं, कुछ भारत में मिलती हैं, कुछ चाइना में मिलती हैं, है ना। तो इस प्रकार इन चीजों के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए दोस्तों आपका। फिर आता है दूसरा प्रजाति विविधता, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। क्या होता है स्पीसीज बायोडायवर्सिटी? का मतलब है कि एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या और बहुतायत। जैसे एक जंगल है, उसमें शेर भी है, हाथी भी है, पक्षी भी हैं, और उनकी पक्षियों की 50 प्रजातियां हैं, हाथियों की 2 प्रजातियां हैं, शेर की भी 1-2 प्रजातियां हैं, एशियाटिक लायन है, अफ्रीकन लायन है, एटसेट्रा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या। विभिन्न प्रजातियों की संख्या है, उनकी जो बहुतायत है, उनको ये कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो क्या है आपके पास में, कैसे, जैसे कि एक कोई जंगल है, हम क्या ले लेते हैं कि सर एक जंगल है, जंगल में क्या क्या प्रजाति होगी? सर शेर होगा, हाथी होगा, हिरण होगा, कई पक्षी होंगे, है ना। तो इनकी जो है विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये है स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, कि देखो कितना अच्छा जंगल है, इसमें 50 प्रकार की, 100 प्रकार की, 200 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है सर। फिर है इकोसिस्टम। जैसे जंगल एक इकोसिस्टम है, ऐसा ही और भी कई सारी चीजें इकोसिस्टम हो सकती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र लेवल पे, इकोसिस्टम लेवल पे भी बायोडायवर्सिटी हो सकती है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। कोई उदाहरण देना चाहेगा आप में से? सोचिए, जस्ट ट्राई टू थिंक, क्या हो सकता है कि सर जैसे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र। मैं एक बात करता हूं, मैं गया हिमालय, और हिमालय के अंदर मेरे को क्या देखने को मिले? सर वहां पे पहाड़ भी है, पहाड़ से निकले वाली नदी भी है। तो नदी, पहाड़ का एक इकोसिस्टम अलग है, नदी का एक इकोसिस्टम अलग है। ये नदी जहां पे आसपास में तराई रीजन आ जा रहा है, वहां पे आसपास में जंगल भी है। तो सर कहीं पहाड़ है तो पहाड़ का माउंटेनियस इकोसिस्टम है, कहीं रिवर है तो नदी का एक अलग इकोसिस्टम है, कहीं पे जंगल देखने को मिल रहा है तो जंगल का अलग इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में भी जैव विविधता हो सकती है। तो बायोडायवर्सिटी 3 लेवल पे, आनुवांशिक लेवल पे एक ही प्रजाति की विभिन्न किस्में हो गई, प्रजाति लेवल पे हो सकती है एक क्षेत्र विशेष में अलग अलग जो है हमारे पास में प्रजातियों की संख्या या बहुतायत हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र में भी अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं, जंगल हो गए, नदी हो गए, पहाड़ हो गए, इस प्रकार। अब हॉटस्पॉट्स जो होते हैं बायोडायवर्सिटी के, इनका एक महत्व होता है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि हॉटस्पॉट का, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट का, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स का क्या महत्व होता है। और जो महत्व है दोस्तों आपके पास में, इसके ऊपर कई एमसीक्यूज, कई क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं। सबसे पहले हॉटस्पॉट जाना क्यों गया? जैसे एक लाइब्रेरी का वह कमरा जिसमें अद्वितीय पुस्तकें पढ़ी है, तो अद्वितीयता, यूनिकनेस सबसे पहला महत्व हो गया आपके पास में। क्या है? अद्वितीयता, या जिसको मैं कह दूं यूनिकनेस। सर ये अद्वितीयता व यूनिकनेस करती क्या है, क्या काम करती है, क्या फंडा है इसका? अद्वितीयता का
और यूनिकनेस का मतलब है आपके पास में सर यहाँ इतनी अच्छी स्थानिक प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां पाई जाती है जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिल सकती, तो इन्हें नष्ट होने का अर्थ है पृथ्वी पर स्थायी रूप से ये प्रजाति गायब हो जाएगी। ये प्रजाति सिर्फ हिमालय में है, ये प्रजाति सिर्फ उत्तर पूर्व में, ये प्रजाति सिर्फ वेस्टर्न घाट में, ये प्रजाति सिर्फ अंडमान निकोबार में मिल रही है, दैट्स इट। तो सोचिए अगर वो प्रजाति वहां से गायब हो गई, वो विलुप्त हो गई, वो नष्ट हो गई, तो पूरी पृथ्वी पे कहीं वो प्रजाति नहीं है। तो स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है ना, तो जो स्थानिक प्रजातियां हैं इनका महत्व है, क्योंकि अगर ये विलुप्त हो गई तो ये पृथ्वी से स्थायी विलोप हो सकती हैं, है ना। अगर ये उस क्षेत्र में विलुप्त हो गई तो इनका क्या हो जाएगा, स्थायी विलोप, परमानेंट एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो प्राकृतिक रूप से ये कहीं नहीं देखने को, खाली फोटो में दिखेगी, वीडियो में दिखेगी, फिर आपको आने वाले 100 सालों के बाद में ऐसे ही कई प्रजातियां, पेड़ पौधे होंगे, ऐसे ही कई जीव जंतु होंगे जो हम कहेंगे हाँ भाई ये एग्जिस्ट करते थे। जैसे चीता भारत में एग्जिस्ट करता था पर अब नहीं, अब हम अफ्रीका से मंगा रहे, हमारे यहाँ पे हो चुका है विलुप्त। ठीक है। अब उपरांत करते हैं पारिस्थितिकी सेवाएं भी देता है। हॉटस्पॉट का मतलब भी क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज। पारिस्थितिकी तंत्र में हमने लिखा था ना, पारिस्थितिकी तंत्र के क्या फंक्शंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो पारिस्थितिकी सेवाएं भी हैं, यह हॉटस्पॉट से हमें मिलेगी। यस और नो। जैसे कि एक क्षेत्र में जल शोधन, जलवायु विनिमयन, परागण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं यह देते हैं आपके पास में। जल शोधन, विनियमन और परागण, पॉलिनेशन, ये इंपॉर्टेंट आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हमें इन्हीं हॉटस्पॉट से ही मिलती है। अब संरक्षण की भी प्राथमिकता है कि एक सीमित संसाधनों के साथ अधिकतम प्रजातियों को बचाने के लिए ये क्षेत्र संरक्षण के लिए प्राथमिक स्थल भी माने जाते हैं। तो अगर हमें दुनिया में कहीं भी अगर कंजर्वेशन करना है तो हमें यहां से शुरू करना चाहिए, संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना। इनके संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे इन सिटू एक्स सिटू भी हो सकता है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया, राष्ट्रीय उद्यान में कर दिया, वन्यजीव अभ्यारण्य में कर दिया, बायोस्फीयर में कर दिया, हॉटस्पॉट पे ही कर दिया, तो ये इन सिटू स्वस्थानीय संरक्षण हो गया। एक्स सिटू संरक्षण भी हम लोग करते हैं कि सर वहां नहीं हो पा रहा, हम जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर लाए और कृत्रिम रूप से बनाए गए स्थान पे ले गए और वहां संरक्षित किया। जैसे चिड़ियाघर, जू ले गए, जैसे वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन ले गए, जैसे जीव बैंक, सीड बैंक ले गए, जैसे जीन बैंक में हम ले गए और वहां उनका संरक्षण दिया। तो जैव विविधता के संरक्षण के इन सिटू और एक्स सिटू दो तरीकों से किया जा सकता है। हमें स्पेसीज, जेनेटिक और इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी के बारे में जानकारी लेने को चेष्टा की और काफी सारे महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के विषयों के ऊपर, उपागम के ऊपर हमने अध्ययन भी किया। तो पर्यावरण हो, सतत विकास हो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हो, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी हो, ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषय हो, ये सब विदाउट आपके इकोसिस्टम को पढ़े हुए, विदाउट बायोडायवर्सिटी को पढ़े हुए नहीं पढ़े जा सकते हैं। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल और जैव विविधता जैसे विषय जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में आपको एक होमवर्क देता हूँ, पर्यावरण प्रभाव आकलन पढ़िए, गूगल कीजिए इसके बारे में, मुख्य परीक्षा का विषय भी। और जो पर्यावरण की क्लास लेंगे, जैसे ये तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, पर्यावरण वाले शिक्षक जो आएंगे वो आपको इसके बारे में और गहराई से अध्ययन और अध्यापन करवाएंगे दोस्तों। सो पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जरूर पढ़िएगा। और दैट्स इट, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। रेदर आपका यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का ये लास्ट क्लास था। भविष्य में भी अगर आपके कोई डाउट है, आप हमेशा मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं आप मुझे यहाँ भेज सकते हैं, जे सर यूपीएससी के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, है ना। वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। आप का बैच का नाम, जैसे कि आप संभव बैच यूट्यूब से मुझसे पढ़ रहे हैं उससे, और सुबह 9 बजे के करीब हमारा डेली इसी चैनल पे एक लाइव सेक्शन में करंट अफेयर भी होता है, डेली करंट अफेयर्स, जहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस होती है। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को हिंदी में लिखाया, पढ़ाया, सिखाया, समझाया जाता है। तो आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन करें, इससे आपके करंट अफेयर्स को समझने की और उस पर आधार पर एमसीक्यू सॉल्व करना और मेंस के उत्तर लिखने की प्रवृत्ति में और सुधार होगा। आज इस 10वीं संभव क्लास के साथ में मैं यहीं इस क्लास को विराम देना चाहूंगा। इस अल्प विराम के साथ में वादा रहेगा कि वापस इसी मंच के ऊपर
और अन्य नवाचारों के साथ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। आई टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुस्कुराते रहिए एंड वियर दैट कॉन्फिडेंस, है ना। विदाउट कॉन्फिडेंस, विदाउट आत्मविश्वास कुछ संभव नहीं है ना। तो आत्मविश्वास के साथ में, जॉयफुल मूड के साथ, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए और इस जर्नी में बढ़ते रहिए। थैंक यू।